भोला की कॉस्ट्यूम पहनकर उसकी बीबी जो है पार्वती की कॉस्ट्यूम पहन के फोटो खींचा रखा, व्हाट्सएप पे डाल रखा। पिछले 10 दिन से फोन कर रही हूँ और भाग गया, घर छोड़ के मिल भी नहीं रहा है। मैंने कहा तुझे अधिकार मिला डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से, तुझे डॉक्टर अम्बेडकर बनना चाहिए था और तू अपनी औरत को पार्वती बना रहा है। बिल्कुल, मैंने कहा मैं तेरे घर आके देखना चाहती हूँ। भोला और पार्वती गणेश पैदा करेंगे ना, तूने अगर गणेश पैदा नहीं किया होगा ना तो तू भोला और पार्वती तेरे शरीर पे से उधेड़ लूंगी वो खाल भी जो तूने जो भालू की खाल पहन रखी है। डॉक्टर अंबेडकर ने सूट बूट पहना और दरिद्रों तो कलम की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले लट पट और ये कहाँ का? भाई साहब लट की जरूरत नहीं है। अभी आप मेरे को मारने आओगे तो कलम से क्या होगा? कलम कागज पर काम करती है, लठ व्यवहारिक जीवन में काम करता है। कोई मुझ पे हमला करने आ रहा है तो मैं क्या करूंगी? और ये तो बैठ बैठ के हमला कर रहे, मेरे पूरे समाज को लूट रहे। मैं छोड़ दूं इनको? देखिए मुझे मरना, इन्होंने तय कर दिया है। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि इस समाज को उसकी ताकत का एहसास करा देना, और जिस दिन हो जाएगा ये खुद हिस्सा ले लेगा अपना। क्यों नहीं हो रहा है बताइए आप? कैसे नहीं हो रहा? आप मेरी फेसबुक खंगालिए। कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, ठीक है जातिवाद तो है नहीं भाई साहब, जातिवाद कतई जड़ से खत्म हो गया है। उसी समय मैं कहती हूँ जातिवाद खत्म हो गया है तो आप देश के अंदर फिर कोई किसी की जाति ना पूछे, केवल नाम पूछने पे काम चल रहा है। क्यों खत्म करना चाहते हैं आप लोग? क्योंकि हम उससे सताए गए हैं, हमारे पूर्वज सताए गए हैं, हमारे बच्चों के सताने की पूरी भी व्यवस्था बनी हुई है, इसलिए हम खत्म करना चाहते हैं। पर जातियों के नाम पर तो आपने सरकारें बनाई हैं, उसे क्यों भूल जाते हैं आप लोग? क्योंकि जातियों के नाम पर भी यहाँ सरकारें, यहाँ की पार्टियां जातियों के नाम पर तैयार होती हैं। या तो देखिए सरकारें पूरी तरीके से जाति को खत्म कर दे, ठीक है, केवल और जाति के सर्टिफिकेट खत्म कर दे, जातियां लगाना खत्म कर दे, जनरल SC सारी कैटेगरी खत्म कर दे, ठीक है। प्रत्येक नागरिक को सिर्फ भारतीय नागरिक का अधिकार होना चाहिए, जातियां खत्म कर दे। या फिर अगर जातियां रखना चाहती है सरकार तो फिर जातीय जनगणना करा ले, सबको जाति के आधार पर जितनी जिसकी संख्या है उसको उतने दे दे, लड़ाई खत्म हो जाएगी। सरकार को दिक्कत क्या है जातीय जनगणना कराने में? वो कहती है खर्चा ज्यादा होता है, तो मैं तो ये कहती हूँ जितनी अगर वो सरकार नहीं करती है तो बहुजन समाज की, SC समाज की, OBC समाज की जितनी पार्टियां हैं, बसपा है, सपा है, RLD है और ये ASPA है, जितनी भी पार्टियां हैं सारी मिल करके ये करा लेना जाति जनगणना। RLD भी बहुजनों की है? क्यों नहीं है? क्या आप जाट को या गुजर को आप क्या मानते हो? वो क्या कहते हैं, ब्राह्मण है क्या है? वो भी उस व्यवस्था से लात मारा, वो नीचे का शूद्र है ना वो तो। लेकिन वो मानता नहीं अपने आप को। ये नहीं मानता, यही तो कारण है कि वो आज भी गुलाम है, यही तो कारण है कि वो आज भी उनकी ढाल बना हुआ है। जब उन्हें दलितों को मरवाना होता है, मुस्लिम को कटवाना होता है, हिंदू मुस्लिम दंगा कराना होता है तो यही मार्शल को हमको इस्तेमाल किया जाता है, इनकी लाठियों को इस्तेमाल किया जाता है। यही शोषण करते हैं, देखा होगा आपने। बिल्कुल, तो ये मैं इनसे कह देना चाहती हूँ कि वास्तव में जो व्यवस्था बनी हुई है ना, सबसे ज्यादा उनकी नजर में नीच तो आप ही हैं। हम तो व्यवस्था से बिल्कुल बाहर के लोग थे। मैं कहती हूँ कि देश की महिलाएं व्यवस्था से बिल्कुल बाहर थी, बड़ व्यवस्था से बाहर है। महिलाओं को किसी भी बड़ व्यवस्था के कोई से भी पायदान पे नहीं रखा है, ठीक है। तो मैं तो खुद को ये मानती हूँ कुछ व्यवस्था के मैं अंदर नहीं थी। दूसरा ना SC को रखा है, तीसरा ना ST को रखा है। तो अगर चौथे पायदान पर सताने वाले लोग थे, जिन पर लाठियां चलाई जाती थी, जिनको बैल की जगह हल में जो है इनको जोता जाता था, ये वही शूद्र तो है जो आज अपने आप को जो कहते हैं मैं एलार हूँ, मैं लोधे राजपूत हूँ, भाई मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ और मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमाका हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी वर्ण व्यवस्था में गिनती है तो तुम सिर्फ शूद्र हो, नीच हो उनकी नजर में। और उनका धर्मशास्त्र यही कहता है। जी आपको लगता है 1% को छोड़ दिया जाए, यादव, गुजर, सैनी, ठीक है, तुम्हारे इनको कोई मतलब है मिशन उसन अम्बेडकर बाबा साहब आरक्षण अधिकार से कोई मतलब लगता है? अरे ये इनका इतना ओछापन है ना, ये दूसरों के पूर्वजों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, माथा रगड़ रहे हैं, इनके माथों में गड्ढे पड़ गए लेकिन इनकी मान्यता पूरी नहीं हुई। लेकिन ये अभी तक अपने पूर्वजों को नहीं जाते। उन्होंने अपने पूर्वजों का देवी देवता बना करके महिमा मंडन करके इनसे पुजवा दिया, लेकिन अभी ये अपने देवी देवता जो इनके असली हैं, जो इनके पूर्वज हैं, ये अभी तक उनको पढ़े भी नहीं है। तो ये जो समाज है ये तो बहुत पीछे की ओर है और पीछे सोचता है, भेड़ समाज है, भेड़ की तरह चलता है। किसी ने कह दिया इस वाले पीर पे जाकर चादर चढ़ाने से मन्नतें पूरी हो जाती हैं, तो ले ले चादरें, चाहे वहाँ गधे की मैयत क्यों ना है। किसी की आस्था है ना, आप उसको कैसे? अरे आस्था का क्या मतलब होता है? मैं ये कहती हूँ अगर आस्था है तो आप सच्चाई में आस्था रखो ना। आप इस बात में आस्था रखो कि अगर आपको दर्द है तो मैं भी आहत होना चाहिए। केवल पत्थरों पे बात करने से क्यों आस्था आहत होती है? मानना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं झूठ में ही विश्वास रखता हूँ, तो और कोई कौन होता है उसके झूठ को गलत बताने वाला? हाँ बिल्कुल सही जवाब सवाल किया आपने।
झूठ से यहाँ पर व्यक्ति विशेष का कोई लेना देना नहीं है। झूठ मानने के पीछे यहाँ पर 85% लोगों का अधिकार खाया जा रहा है। आपका यदि व्यक्तिगत मामला है कि आप कोई किसी झूठ को मान रहे हैं तो वो व्यक्तिगत हो जाता है, लेकिन जब वो प्रपंच रच के षड्यंत्र के तहत उस नर्क में झोंक करके उनके अधिकारों को खाया जा रहा है, तो तब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सामूहिक रूप से उसको छोड़ा जाए, उस व्यवस्था से ऊपर उठकर इंसान की वैल्यू मानी जाए। अरे हम तुमको पूछते पूछते बरस हो गए, हमें कम से कम इंसानियत की वैल्यू तो दे दो। अभी भी ये समाज अपनी बेसिक नीड्स की लड़ाई लड़ रहा है। अभी भी इस समाज का पूछो कितना परसेंट ऐसा होगा जो हवाई जहाज में यात्रा कर सकता है, कितना परसेंट ऐसा होगा जो देश की मुख्य धारा में जुड़ा हुआ व्यक्ति है। सवाल ये है कि पिछड़ों के अधिकार छिन गए, ये हो गया वो हो गया, उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही। अभी गुजरात से जो एग्जिट पोल आए हैं, अगर वो सही होते हैं, उसमें जो कहा जा रहा है कि 30% जो पिछड़ा है और 30% जो सवर्ण है, उसने टोटल बीजेपी को वोट दिया है। अगर गुजरात में किसी ने विरोध किया है तो दलित और मुसलमान, तो कैसे जीत पाओगे आप लोग? सबसे बड़ी चीज ये है, जितना भी दलित या ओबीसी है या मुसलमान है, ये तीनों जितने भी जहाँ जहाँ बटते बिखरते हैं, ये अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। नहीं, बगैर पिछड़ों के तो सरकार नहीं बना पाएंगे ना दलित मुस्लिम। देखिए, पिछड़े वोट करते हैं, मैं कह रही हूँ ना, पिछड़े बीजेपी को भी वोट करते हैं। बीजेपी को तो कर रहे हैं ना, पिछड़े बीजेपी को वोट करते हैं, और ऐसा नहीं है लेकिन बाकी पार्टियां बीजेपी की तरह काम नहीं करती। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, जिस तरह से बीजेपी कैडर का काम करती है, बीजेपी गांव-गांव काम करती है, आप उनको कोस तो सकते हो लेकिन उनकी तरह मेहनत नहीं कर सकते। उनका कैडर, उनकी शाखाएं गाँव में भी लगती है, शहर में भी लगती है, जिले से लेकर के एक ब्लॉक तक उनकी शाखाएं लग रही है। हमारी पार्टियां क्या कर रही हैं? सो जाती हैं, 5 साल बाद उठती है कंबल में से झाँक करके, इलेक्शन आ गया। कर रहे हैं, आज मंच लगाया, आज ही हार जाएगी बीजेपी। देखिए, मैं कोई राजनीतिक पार्टी लेकर के नहीं चल रही हूँ, ये राजनीतिक विपक्ष की लड़ाई है। मैं तो एक समाज के अंदर जो असमानता की लड़ाई है, उस समाज को इकट्ठा करके मैं तो चाहती हूँ कोई एक विकल्प बने। ये जितने बिखरे हुए लोग इकट्ठे आए, मंच पर आए और अपने साथ अपने समाज को लेकर के एक अच्छा विकल्प बनाए, समाज को दे। अरे दुश्मन को कोसने से नहीं होगा। नेता जो ये नहीं कहता सब एक हो जाओ और फिर भी एक नहीं होता। ये बहुजन समाज के नेताओं की होशियारी है, चालाकी है। ये जो बहुजन समाज के नेता है ना, मुझे देख लो ठीक से, हो सकता है तुम मेरे दुश्मन हो सकते हो। सबसे पहले मैं दुश्मनों के तो दुश्मन हुई, क्योंकि भैया मैं उनके खिलाफ बोलती हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तुम्हारी भी दुश्मन होने वाली हूँ आज के बाद। तुम इतने गद्दार हो ना, तुम इतने निकम्मे हो ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम वो सांप के आस्तीन हो, आस्तीन के सांप हो, कि तुम इस समाज का खाते हो और गाते तुम वहां जाकर को जिस पार्टी का आप टिकट लेकर के इस समाज में वोट लेने आते हो। सबसे बड़ी चीज ये है, सारे नेता ये कहते हैं सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, और जो नेता ये कहता ना सारे एक हो जाओ, उसके पीछे 5 लोग नहीं होते, वो आपकी बुलाई हुई भीड़ से कहता सारे एक हो जाओ। वो इन भाई साहब की मेहनत तक इनके बनाए हुए मंच पे चढ़ के कहता कि सारे एक हो जाओ, खुद का कुछ नहीं है ना। यही तो राजनीति है ना। क्या तो फिर वो क्या कर रहा? फिर हम दुश्मन से तो लड़ ही रहे हैं, सबसे पहले तो फिर इनसे लड़ने की जरूरत है। ये सबसे बड़े गद्दार है कि ये इस भोले समाज को लूट करके, नोच कर, खसोट करके अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। देखिए, व्यवहार में झलकती ईमानदारी। कहने की जरूरत नहीं मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, कहने की जरूरत नहीं मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसके व्यवहार में झलकती है, उसके जीवनचर्या में झलकती है, उसके ऊपर से नीचे तक, बाल से लेकर के नखून तक, उसको आप देखकर समझ सकते हो कि ये व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए ईमानदार है। घर से शुरू करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। आज ये मंच जो है ना, निर्देश की लड़ाई, आज के बाद मैं कह दूं आज ब्राह्मणों को, आपसे तो मैं हाथ जोड़ती हूँ भाई साहब, बहुत गालियां दी, ठीक है, और मैं इस बात के लिए माफी तो कभी मांगूंगी नहीं, क्योंकि आप बेईमान हो, लड़ती रहूंगी। लेकिन मेरे ये 2 साल 24 तक इन नेताओं की अकल ठिकाने के लिए लगे रहेंगे और लगती रहूंगी। और लट गैंग की जल्दी से घोषणा करने वाली हूँ इसी मंच से कल, और सारी लट गैंग की औरतें यहाँ आएंगी। नेताओं की अकल ठिकाने? दलित नेताओं? यस, दलित नेताओं की, जो ये लुटेरे हैं, हमारे वोट के लुटेरे, जनरल सीट पर आने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि वो तो ये कहते भाई मैं तो जनरल से हूँ, कोई दो नहीं दे दो, उनकी कोई फाउंडेशन नहीं होती। लेकिन यहाँ पर चेहरा दिखाया जाता है, ये तेरा आदमी देख तेरे जैसा है, दे दे इसको वोट, ये तेरा भाई है, और वो दिखा करके भोला बन करके लूट के सारा लेके झोली में वहाँ ले जाकर डाल देता है। लड़ाई लड़ तो रहे हैं संसद में, कहाँ लड़ रहे हैं? कौन सा? मुझे एक नेता का नाम बताओ जो बोलता हो, बताओ मुझे। अभी शीतकालीन सत्र जारी है, बताइएगा कि मुझे कौन सा नेता बोला है। अगर ये नेता नहीं बोलेंगे ना, तो ये समाज जागरूक होकर सबसे पहले इनके घरों में घेराव करेगा। नेता कह रहे हैं परशुराम का मंदिर बनाओ, बहुजन नेता कह रहे हैं इस बात को। तो परशुराम ने इनके लिए क्या किया भैया? परशुराम ने इनके लिए क्या कर दिया? मैं ये कह रही हूँ, परशुराम ने अपने फरसे से क्षत्रियों का गला काटा, इसमें तुम्हारा कौन सा भला हुआ है?
हैं, इसमें तुम्हारा कौन सा भला हुआ? उसने गर्भवती औरतों के बच्चों तक को मारा तलवारें घूस के, तो उसका मंदिर बनाने के लिए कह रहे हो। लेकिन तुमने एक बार भी नहीं कहा जो हमारा जो पीछे खड़ा हुआ है, जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार मत करो, उनके खेतों में आग मत लगाओ, उनके अधिकार मत खाओ, उनको भी इंसानियत का हक दो, उनके बच्चों की एजुकेशन मत छीनो, उनकी नौकरियां मत छीनो, उनके हक अधिकारों पर डाका मत डालो। उसके लिए नहीं लड़ेंगे ये जिस काम के लिए गए वो काम करें ईमानदारी से। अगर नहीं करते हैं तो लठ दस्तक मैं जल्दी ही बनाने जा रही हूँ, और इनको जाकर के जितनी मंचों पे भी बोलते हैं ना, ये अम्बेडकरवादी हो जाओ, अम्बेडकरवादी हो जाओ, इनके घरों पे भी छापा डलेगा। लठ दस्तक, बिल्कुल चेतावनी है ये लठ दस्तक इन नेताओं के, इन सामाजिक कार्यकर्ताओं के, संगठनों के मालिकों के घरों में जाएंगी कि तुम दूसरों की औरतों को मिशन सिखाते हो। तुम्हारी औरतों ने कितना मिशन सीखा है? ये लठ दस्तक उनके घरों में जाकर देखेगी। क्या तुम्हारे घरों में डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर है, रामकृष्ण की तस्वीर है, जिसके नाम से तुमने आरक्षण लिया, जिसके नाम से तुमने स्कॉलरशिप ली? अगर मैं छात्र हूँ ना, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने समाज के लिए काम करूं, क्योंकि मैंने छात्रवृत्ति पे एडमिशन लिया था। ये जरूरी नहीं है कि एक अधिकारी कर्मचारी करेगा, वो तो कई गुना कर्ज में दड़ा। सीधे तो बेचारे दलित नेता और क्या कतई सीधे हैं। आपको मेरी शक्ल देख के मैं लग रही हूँ कि मैं सीधी हूँ, मैं सीधी हूँ, मैं सारे अधिकार जानती हूँ। और देखो, प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए अधिकारी कर्मचारी रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हमारा प्रमोशन रुक गया, लेकिन अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को आज किसी ने भी यहाँ नहीं भेजा, जबकि उनका मुद्दा भी इसमें था। तो क्यों नहीं आए वो? इसका मतलब तुम्हारी लड़ाई ये गरीब जनता लड़ेगी, ये कमजोर लोग लड़ेंगे, ये वो लोग लड़ेंगे जो अपने घरों से निकल कर पूरा दिन सर्दी गर्मी में लड़ते हैं। केवल 1% अधिकारी ऐसा है जिस अधिकारी ने इस समाज की ओर को देखा, बाकी 99% नालायक हैं। अभी मैं बता दूं, एक अधिकारी भोला की कॉस्ट्यूम पहनकर, उसकी बीवी जो है पार्वती की कॉस्ट्यूम पहन के फोटो खिंचा रखा, व्हाट्सएप पे डाल रखा। पिछले 10 दिन से फोन कर रही हूँ और भाग गया, घर छोड़कर मिल भी नहीं रहा है। मैंने कहा तुझे अधिकार मिला डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से, तुझे डॉक्टर अम्बेडकर बनना चाहिए था, और तू अपनी औरत को पार्वती बना रहा है। बिल्कुल, मैंने कहा मैं तेरे घर आके देखना चाहती हूँ। भोला और पार्वती गणेश पैदा करेंगे ना, तूने अगर गणेश पैदा नहीं किया होगा ना, तो तू भोला और पार्वती तेरे शरीर पे से उधेड़ लूंगी वो खाल भी, जो तूने जो भालू की खाल पहन रखी है। डॉक्टर अंबेडकर ने सूट बूट पहना, और दरिद्रों, तुम तो कलम की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले, लठ पट, और ये कहाँ का? भाई साहब, लठ की जरूरत नहीं है। अभी आप मेरे को मारने आओगे तो कलम से क्या होगा? कलम कागज पर काम करती है, लठ व्यवहारिक जीवन में काम करता है। कोई मुझ पे हमला करने आ रहा है तो मैं क्या करूंगी? और ये तो बैठ के हमला कर रहे हैं, मेरे पूरे समाज को लूट रहे हैं, मैं छोड़ दूं इनको? देखिए, मुझे मरना इन्होंने तय कर दिया है। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि इस समाज को उसकी ताकत का एहसास करा देना, और जिस दिन हो जाएगा ये खुद हिस्सा ले लेगा अपना, बस।